जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए, वो मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जोई जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था। इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चुनबे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। वो ट्रेनिंग कैंप में चले तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांधकर उन पर बहुत अत्याचार किए। अभी वहां का कमांडर केटो वहां आया और उसने कहा कि सभी कोरियंस की रस्सियां खोल दी जाए। जैसे ही वे आजाद हुए, उनमें से एक ने केटो को गालियां देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही केटो ने चोई को मुकाबले करने की चुनौती दी। अगर चोई जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चोई और केटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोई ने एक कोरियन फाइटिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन केटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, उनके अड्डे पर लड़ाकू विमानों ने हमला कर दिया और मौके देखकर सारे कोरियंस अपना जान बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद चोई ने टोक्यो में चुनबे की सबसे छोटी दुकान पर अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो याकुजा नाम का एक गैंगस्टर और उसका आदमी चुनबे की दुकान पर आकर हफ्ता मांगने लगे, लेकिन चुनबे ने हीरो बनकर साफ मना कर दिया कि मैं कोई हफ्ता नहीं देगा। अपनी इस हरकत के लिए उसे अच्छा खासा खर्चा पानी भी मिला। उसे पिटता देखकर चोई ने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले किया, लेकिन अचानक याकुजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। याकुजा ने उसे जबरदस्ती उसे अपने ही पेशाब चाटने का कहा। भरे बाजार में उसकी बहुत बेइज्जती की गई और आसपास सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद भीड़ में से बुमसू नाम का एक आदमी चोई के पास आया और उसने जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक एक करके सबकी बैंड बजा दी। चोई दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपनी गैंग को हारता देख याकुजा मुंह छुपाकर वहां से भाग निकला। बाद में हमें पता चला कि बुमसू भी एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। वो भी चोई की तरह कोरियन से था। फिर वो चोई और चुनबे को एक सर्कस में ले गया, जहां काफी कोरियंस लोग साथ में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहां सभी बुमजो की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबका खाने पीने का इंतजाम करता था। वो तो कोरियंस बच्चों के लिए स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। अभी चोई ने बुमजो से उसे लड़ना सिखाने की गुजारिश की, लेकिन बुमजो ने ये कहकर मना कर लिया। लेकिन चोई भी इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो बुमजो को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया कि असल में बचपन में चोई बुमजो से ही मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन कुछ मजबूरियां के कारण बुमजो को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई थी और चोई अब भी उसके घर के बाहर बैठा था। उसने मन बना लिया था कि अगर वो लड़ना सीखेगा तो सिर्फ बुमजो से ही। उसकी लगन देखकर बुमजो भी पिघल गया और उसे सिखाने के लिए राजी हो गया। उसने चोई को मार्शल आर्ट के कपड़े और एक किताब दी। फिर उसने कहा कि बिना न्याय के ताकत होने से चारों ओर दहशत मच जाती है, इसलिए इस कला का इस्तेमाल खुद के लिए और दूसरों के बचाव के लिए ही किया जाना चाहिए। जल्द ही चोई बुमजो के ग्रुप में शामिल हो गया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अपनी खाली समय में वो बुमजो से मार्शल आर्ट सीखा करता। एक दिन चोई ने देखा कि कुछ अमेरिकन पुलिस वाले एक जापानी औरत को छेड़ रहे थे। चुनबे ने उसे कहा भी कि इनसे दूर रहे और चुपचाप घर चला जाए, लेकिन चोई ने सीधा जाकर उन पर हमला कर दिया और उस औरत की इज्जत बचाई। इसके बाद कुछ ही समय में वो बहादुर शेर के नाम से मशहूर हो गया, जो जापानी औरतों को पुलिस वालों से बचाता था। इस दौरान उसकी दोस्ती योको नाम की एक लड़की से हो गई, जिसे उसने बचाया था। कुछ दिन बाद याकुजा के आदमी सर्कस में घुस आए और उस दिन के बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुमजो को ढूंढने लगे। जल्द ही बुमजो बाहर आया और उसने अकेले ही उन बदमाशों का सामना किया, लेकिन जल्द ही वो सब
उस पर हावी हो गए और याकुजा ने मौका देकर उसका खून कर दिया। जब चोय और चुनबे वहां पहुंचे तो बुमजो को वहां मरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। अगले दिन चोय ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने की कसम खाई। वो अकेला ही याकुजा के अड्डे की ओर चल पड़ा और बाकी कोरियंस लोग भी हथियार लेकर उसके पीछे हो गए। उधर याकुजा के आदमी भी पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे। इसके बाद दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जल्द ही एक कोरियन आदमी ने याकुजा को मार डाला। उधर पुलिस भी आ पहुंची और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों गुटों की लड़ाई रुकवाई। इसके बाद चोय ने अपना सारा सामान बांध लिया और उसने संन्यास लेकर एकांत में जिंदगी बिताने का फैसला किया। उस बात का पछतावा था कि वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। तभी योको वहां आ गया और उसे जाने से रोकने लगी, लेकिन चोय किसी की भी बात सुनने वाला नहीं था। वह वहां से चला गया। पहाड़ों में जाकर उसने बड़े जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन रात कड़ाके की ठंड में भी प्रैक्टिस करता रहता। उसने अपने ट्रेनिंग के लिए कुछ चीजें बनाई और अपनी गुरु की किताब से सीखने की कोशिश की। शुरुआत में तो उसे इतनी ठंडे इलाके में रहने में काफी मुश्किलें आई, लेकिन वहां कुछ दिन बिताने के बाद उसका शरीर वैसा ही ढल गया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि वो अपने एक ही वार से पत्थर तक तोड़ देता था। वे हर समय अपने शरीर को बेहतर ताकतवर बनाने में लगा रहता। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि उसके गुरु की दी हुई किताब से उसने सब कुछ सीख लिया है। फिर वो पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और जापान के बेहतरीन फाइटर को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वो निंजो डीजो नाम के एक कराटे स्कूल में गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो अंदर घुसा और डोजो के लीडर को मुकाबले के लिए ललकारा। लीडर उसका हुलिया देखकर उस पर हंसने लगा और उसने उससे लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेज दिया। चोय ने एक एक करके 10 फाइटर को एक ही झटके में पटक दिया। आखिरकार उसने डोजो के लीडर को भी हराकर वो सारे अखबारों में छा गया। जब पूरे जापान में चोय की बहादुरी की चर्चे होने लगे तो ये खबर केटो तक भी पहुंच गई। केटो अब जापान की कराटे एसोसिएशन का हेड था। कोरिया से आए एक लड़के को बड़े बड़े जापानी फाइटर्स को हराता देख वो परेशान हो गया। इधर जो एक के बाद एक नामी फाइटर्स को लगातार हराते जा रहा था। उसने हर तरफ के फाइटर्स को हरा दिया, फिर चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट क्यों ना करता हो। अपनी काबिलियत की वजह से वह पूरे जापान में मशहूर हो गया था। फिर एक दिन उसकी मुकाबला अपने पुराने प्यार योको से हुई। उसकी मशहूर से जलने वाले केटो ने यह खबर फैला दी कि दरअसल वो चीटिंग करके जीतने वाला एक ठग है। इसके साथ साथ उसने अपने एक आदमी को चोय को मारने के लिए भेज दिया। उस हत्यारे ने चोय को भरे बाजार में देखा और मौका पाकर उसने चोय के पेट में चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से चोय की जान बच गई और उसकी देखभाल का जिम्मा योको ने लिया, जो अपना पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन चोय को चुनबे का कॉल आया और उससे मिलकर उसे पता चला कि कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है और अगर उसने केटो का मुकाबला नहीं किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चुनबे के घर से निकलकर उसका सामना उसके हत्यारे से हुआ जो उसे मारने आया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और चोय ने उसका काम तमाम कर दिया। जब चोय को इस बात का पता चला कि उस हत्यारे के एक बीवी और एक बच्चे हैं तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह उनके पास माफी मांगने गया और कहा कि पूरी जिंदगी उन्हें पालने की जिम्मेदारी वो लेगा। चोय ने अपने मास्टर की दी हुई कपड़े भी उसके बीवी को सौंप दिए और कहा कि आज के बाद वह कभी किसी से नहीं लड़ेगा। हालांकि हत्यारे की पत्नी ने चोय को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दिन रात उनके घर के बाहर बैठा रहता। आखिरकार वो एक दिन मान गई जब चोय उसके बेटे को पहाड़ के ऊपर चढ़ाकर वहां का नजारा दिखाकर लाया। इसके बाद उसने चोय को कपड़े वापस कर देकर कहा कि लोगों के भले के लिए लड़े,
इसके बाद चोई को केटो की चुनौती के बारे में पता चला और वो चुनौती स्वीकार करके अकेला ही उससे लड़ने निकल पड़ा। जल्द ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां केटो और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। पहले चोई ने केटो के बच्चों का सामना किया और उन सब को बड़ी आसानी से उन्हें नानी याद दिला दी। इसके बाद केटो से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। केटो को लगता था कि उससे बेहतर फाइटर कोई भी नहीं है और वो बड़ी आसानी से चोई को हरा देगा, लेकिन यह सिर्फ उसका मैन का वहम था। वहीं चोई के लड़ने का तरीका इतना अनोखा था कि केटो के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। चोई ने केटो पर बहुत सारे वार किए जिससे केटो जमीन पर गिर गया। हालांकि केटो फिर भी लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चोई के ताकतवर हमलों से उसके पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद केटो अपने घुटनों पर आ गया। उसकी ये हालत देख चोई को उस पर दया आ गई और उसने दूर से ही उसे अपना पंच रोक लिया। आखिरकार केटो ने हार मान ली और अपने सारे आदमियों के साथ चोई के सामने अपना सर झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी चोई ने जंगली भैंसे का सामना किया और उसका सर पकड़कर उसके सींग तोड़ डाले। ये एक जबरदस्त योद्धा की सच्ची कहानी है जिसने हजारों फाइटर्स को हराकर क्योकुशिन नाम का एक नया कराटे स्टाइल बनाया था। तो आखिरकार किस्मत बड़ी होती है या मेहनत? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।